हाँ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में जो चल रहे हैं उसमें मतपत्र लेखा को कैसे भरना है बिना गलती के, वो सभी कुछ पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में मतपत्र लेखा किस प्रकार से तैयार करना है, क्या क्या इसमें चुनौतियां आएंगी, कौन सा प्रपत्र इसमें प्रयोग किया जाएगा, वो सभी जानकारी करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि विद उदाहरण के किस प्रकार से एक उदाहरण दे करके यहाँ पर हम लोग इसमें मतपत्र लेखा को तैयार करेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा, किसी भी स्थिति में कहीं पर स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। तो सबसे पहले हम बता दूं, ये जो मतपत्र लेखा है वो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। तो दोनों पार्ट हम आपको मतपत्र लेखा के पहले दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार की मतपत्र लेखा की पार्ट मिलेंगे। और सबसे पहले आपको मतपत्र लेखा का जो प्रारूप होगा, प्रपत्र होगा, वो 36 नंबर होगा और परिशिष्ट नंबर 17 ये लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पे आपको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतपत्र लेखा भाग 1 ये जो आपका लिखा हुआ है ये वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। और आपको भाग 1 ही भरना है जब आप चुनाव करवा रहे हैं उस दौरान। और भाग 2 आप कब भरना है या भरना है या नहीं भरना है, तो भाग 2 नहीं भरा जाएगा, वो सिर्फ तब भरा जाएगा जब इसकी काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग के समय इसको भरा जाएगा और भाग 2 को, जबकि भाग 1 को मतदान के दौरान भरा जाएगा। तो जैसे कि हम लोग अभी जो देखने वाले हैं भाग 1 में मतपत्र लेखा को किस प्रकार से भरना है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा दूँ क्या कुछ भरना है, फिर उसके बाद में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम डालना है, यहाँ पर वार्ड का नाम डालना है से। अब आपको मतपत्र लेखा अलग अलग बनाना होगा। अलग अलग किस प्रकार से बनाना होगा, जैसे सदस्य के लिए अलग मतपत्र लेखा बनाना होगा, प्रधान के लिए अलग मतपत्र लेखा बनाना होगा और सदस्य के लिए अलग मतपत्र लेखा बनाना होगा, जिला पंचायत के लिए अलग मतपत्र लेखा बनाना होगा। तो इस प्रकार से यदि आपके बूथ पर 4 पदों के लिए चुनाव हो रहा है तो आपको 4 मतपत्र लेखा तैयार करने होंगे। या फिर आपके यहाँ हो सकता है प्रशिक्षण के दौरान ये क्लियर किया जाएगा कि एक एक नहीं बनाना है, तो ग्राम प्रधान और सदस्य के लिए 1 मतपत्र लेखा बनाना हो और उसी प्रकार से जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के लिए 1 मतपत्र लेखा बनाना हो, तो आपको 2 मतपत्र लेखा बनाने होंगे। तो कैसे बनाना है पूरा अब हम लोग देखेंगे। तो जिसका भी आप बना रहे हैं यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। सदस्य ग्राम प्रधान का बना रहे हैं तो यहाँ पर सदस्य या ग्राम प्रधान या एक साथ जैसा भी है वैसा आप तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ 1 मतपत्र लेखा यहाँ पर बना के दिखाने वाला हूँ। इसके बाद में निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक क्या है से सदस्य के निर्वाचन के लिए वो लिखना होगा। उसके बाद में मतदान स्थल का क्रमांक और नाम यहाँ पर एंट्री करना होगा। अब यहाँ पर बिंदु आते हैं। बिंदु नंबर 1 आपको कैसे भरना है, मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। तो जो पीठासीन अधिकारी होता है मतदान स्थल के लिए, जो जिस मतदान स्थल पर जा रही है टीम, उसके लिए पीठासीन अधिकारी को कितने मतपत्र प्राप्त हुए हैं, तो उसको किस प्रकार से लिखना है अब हम लोग इसे देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है परिशिष्ट 17 भरना है। पहले हम आपको प्रारूप भी दिखा चुके हैं। और इसमें क्रमांक नंबर 1 में आपको संबंधित निर्वाचन के लिए प्राप्त कुल मतपत्रों की संख्या लिखनी होगी। अब जो मतपत्र आपको प्राप्त हुए हैं वो हो सकता है आपको अलग अलग क्रमांक के प्राप्त हों वार्ड वाइज। यदि ऐसा नहीं होता है, एक क्रमांक से लेकर अंतिम क्रमांक तक एक ही प्रकार के अगर मतपत्र प्राप्त होते हैं तो बहुत आसान भरना होता है। और अलग मान लीजिए कि अलग अलग कुछ आपको क्रमांक तक 50-50 के प्राप्त हुए, कुछ 20-20 की गड्डियाँ प्राप्त हुई, तब उसको आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो जब आपको 2 या 3 प्रकार के क्रमांक की गड्डियाँ प्राप्त हों तब इस प्रकार से आपको एंट्री करना होगा। अब देखते हैं हम उदाहरण के माध्यम से। तो यहाँ पर मान के चलिए ये 1 नंबर पॉइंट है और इसमें मतदान स्थल के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए मतपत्रों की संख्या की एंट्री करनी है।
यदि आपको एक क्रमांक के प्राप्त केवल हुए हैं तो आप सीधे सीधे ये लिख देंगे और आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको 2-3 क्रमांक के प्राप्त हुए हैं तो सबसे पहले मान के चलिए मुझे 551 से लेकर 600 तक के 50 मतपत्र प्राप्त हुए हैं, तो इसको एंट्री करना होगा। उसके बाद में 841 से लेकर के 860 तक के 20 मतपत्र प्राप्त हुए तो आपको वहाँ पर ये वाली एंट्री करना होगा। और उसी प्रकार से फिर 961 से लेकर के 980 तक के आपको 20 मतपत्र प्राप्त हुए हैं तो आपको इस प्रकार से एंट्री करना होगा और उसके बाद में कुल योग कर देना होगा। तो ये इस प्रकार से कहाँ पर भरना है, मतपत्र लेखा के भाग 1 के क्रमांक 1 में, जो अभी हमने आपको प्रारूप दिखाया फिर से वहीं पर बता देते हैं। तो वो एंट्री जो है आपको यहाँ पर करनी होगी। ये कितने क्रमांक से कितने तक के ये मतपत्र लेखा का प्रारूप है, वहाँ पर आपका थोड़ा बड़ा प्रारूप मिलेगा, जगह होगी वहाँ पे आप आसानी से लिख पाएंगे, इतनी जगह मिल जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक यदि एक बार का ही क्रमांक यानी कि एक क्रमांक में ही है तो आप यहाँ से यहाँ तक आसानी से लिख देंगे संख्या इतने क्रमांक से इतने क्रमांक तक, और कुल संख्या कितने वो बैलेट पेपर बन रहे हैं वो संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो इस प्रकार से आपका कॉलम नंबर यानी कि क्रमांक नंबर 1 भरा जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्रमांक नंबर 2 की। तो क्रमांक नंबर 2 क्या है, उपयोग में ना लाए गए मतपत्रों की संख्या, अर्थात जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं तो उनकी क्रम संख्या आपको इसमें एंट्री करनी है। उसको किस प्रकार से करने है, किन बातों का ध्यान रखना है, अब इसे देख लेते हैं। तो क्रमांक 2 में अब हम लोग आ गए। क्रमांक 2 में आपको उपयोग में ना लाए गए मतपत्रों को ही केवल एंट्री करना है, भरना है। और इसमें जहाँ से जहाँ तक के आपको मतपत्र प्रयोग में नहीं लाए गए, कहीं यूज नहीं हुए, आपके बात बिल्कुल सेपरेट हैं, चाहे वो पीछे मोहर लगे हुए हों या बिना हस्ताक्षर के हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे हस्ताक्षर वाले हों, लेकिन वो किसी मतदाता को नहीं दिए गए उस स्थिति वाले जो मतपत्र होंगे उनको कैसे भरना है, अब इन्हें हम देखते हैं उदाहरण में। तो हम आ गए उदाहरण पर। तो यहाँ पर मान के चलिए उपयोग में ना लाए गए मतपत्र जो हैं 849 क्रमांक से लेकर के 860 तक क्रमांक तक जो 12 मतपत्र हैं ये बिल्कुल भी काम में नहीं लाए गए। तो आप उनको इस प्रकार से नोट कर लेंगे, उनके क्रमांक डाल देंगे इतने से इतने तक और कुल संख्या कितनी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसी प्रकार से जो मतपत्रों की संख्या दूसरी गड्डी में, पहली गड्डी मान के चलिए पूरा अगर नहीं हुआ है तो उसमें भी क्रमांक आप डाल दीजिएगा, और ये दूसरी गड्डी में 12 बचे हुए, और तीसरी गड्डी में मान के चलिएगा कि 961 से लेकर के 979 तक बचे हुए हैं 19 मतपत्र। कितने? 19 मतपत्र। अब आपके प्रश्न एक ये आ रहा होगा कि अंतिम मतपत्र इसका कहाँ गया, 980 तक होना चाहिए था जो अभी दिए गए थे। तो अंतिम वाला निविदित मतपत्र में जाता है, जैसे हम पहले बता चुके कि जो वीडियो बनाया था, जो टेंडर वोट होता है उसको आपको जब डलवाना होगा तो मतदाता को जो सभी गड्डी है उसकी अंतिम गड्डी से यानी कि उस वार्ड की अंतिम गड्डी से आपको बैलेट पेपर निकाल के देना होगा, इनको ध्यान रखना है। तो वही निविदत्त में एक ये जाएगा। तो इस प्रकार से जो बचे हुए मतपत्र हैं वो कितने, 31। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा कॉलम क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे कॉलम की ओर। अब यहाँ पर हमें तीसरा नंबर कॉलम भरना है, और तीसरे कॉलम में क्या है, प्रयोग में लाए गए मतों की संख्या कितनी, यानी कि जो यूज में लिए गए हैं। तो इसको क्या करना है, जो क्रम संख्या 1 पर यहाँ पर जो कुल वोट आए हुए थे यहाँ पर, उसमें से क्रम संख्या 2 पर जो कुल वोट आए हुए हैं उनको घटा देना है, और जो घटा के संख्या या राशि आई हुई है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो वही आपके प्रयोग में लाए गए मतों की संख्या हो जाएगी। तो इनके लिए हम लोग चलते हैं सीधे उदाहरण पर और वहाँ देखते हैं कैसे आपको भरना होगा। तो यहाँ पर जो क्रमांक नंबर आपका 3 है उसमें क्या करना है, आपको जो प्रथम वाला योग है उसमें से आपको दूसरा वाला योग यानी कि क्रमांक नंबर 1 माइनस क्रमांक नंबर 2 कर देंगे। तो इस प्रकार से मेरे पास जो 59 आएगा तो ये आपके होंगे जो मतपत्र प्रयोग में लाए गए हैं। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। इसमें क्या भरना होगा, चौथा पॉइंट थोड़ा सा बड़ा होगा, उसको समझना है। चौथे पॉइंट में 3 पॉइंट होंगे। पहला है रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक।
जो मतपत्र आपके रद्द कर दिए गए हैं वो यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है, और यहाँ पर क्रम से क्रमांक डाल डाल के कोमा लगा के, जैसे एक से ज़्यादा है तो क्रमांक लिखिएगा, फिर कोमा लगाइएगा, फिर क्रमांक लिख दीजिएगा अगले वाले का, फिर कोमा लगा दीजिए। तो इस प्रकार से जितने भी हैं उनको लिख करके और यहाँ पर कुल संख्या को लिख देंगे। उसके बाद निवेदित मतपत्रों की संख्या और क्रमांक, जैसे कि हमने अभी बताया आपको पिछले कॉलम में कि जो निवेदित मतपत्र अंतिम आखिरी गड्डी का अंतिम वाला जो वोट होगा वो डाला जाएगा, तो उसका यहाँ पर क्रमांक लिख दिया जाना है और संख्या लिख दी जानी है जितने भी आपने वहाँ पर निवेदित मतपत्रों को पढ़वाया है। इसके बाद में बात आती है गा, यानी कि मुद्रण लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या। तो मुद्रण के कारण यानी कि छपाई उसमें सही नहीं है या लिखा हुआ कोई मिस्टेक हो गई या फिर फट गया आपसे ही फाड़ते समय मतदाता को देने के लिए, तो उस स्थिति में ये वाले आपके मत क्रमांक आएंगे। तो इनको क्रमांक लिख देंगे और कितनी है उनकी संख्या वो लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे, यानी कि कुल योग के सामने यहाँ पर जोड़ कर आप लिख देंगे। तो इसके लिए अब हम फिर से देखते हैं 4 नंबर पॉइंट को और अच्छे से किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो जो चौथे नंबर पॉइंट में आएंगे वो मतपत्र आएंगे जिनका प्रयोग मतपेटी में नहीं किया गया, यानी कि मतपेटी में जो नहीं डाले गए उसकी अतिरिक्त जो मतपत्र लेकिन उनका प्रयोग क्रमांक नंबर 3 में किया गया, यानी कि क्रमांक 3 में जो सम्मिलित हैं उन्हीं की इसमें संख्या होगी। मतपत्रों का हिसाब देना है जो कि प्रयोग में तो लाए गए हों, अर्थात क्रमांक 3 में सम्मिलित हैं परंतु मतदाता द्वारा मतपेटी में नहीं डाले गए हैं। तो ऐसे जो हैं जैसे कौन सी श्रेणी के आते हैं, जैसे निवेदित मतपत्र ऐसे आते हैं, हाँ किसी मुद्रण या लेखन के कारण रद्द हुए मतपत्र आते हैं। तो ऐसे जो मतपत्र हैं उनको किस प्रकार से भरना है अब हम लोग देखते हैं उदाहरण में इसको 4 नंबर पॉइंट को। तो 4 नंबर पॉइंट पर हम आ गए उदाहरण में। तो यहाँ लिखा है क्रमांक 4 में मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए परंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों का विवरण दिया जाएगा। मान लीजिए कि मतपत्र क्रमांक 561 से 572 तक रद्द कर दिए गए हैं, जिसमें से एक मतपत्र लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किया गया है तथा दूसरा लौटाया गया रद्द किया गया। जैसे कोई मतदाता आया और उसने स्याही लगवा ली लेकिन बाद में वो वोट किसी को वोट देने से मना कर रहा है, यानी कि मोहर नहीं लगाना चाह रहा है, तो वो रद्द वाला माना जाएगा, वो भी इसी श्रेणी में आएगा। यह मानने पर कि और मतपत्र या निवेदित हुआ है तो क्रमांक में किस प्रकार से एंट्री करनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर करेंगे। पहले वाले में रद्द किए गए मतपत्र संख्या 572 मान के चलिएगा, हमने रद्द कर दिया तो एक ये हो गया। उसका निवेदित मतपत्र 1 है तो उसको संख्या क्रमांक संख्या आप डाल सकते हैं। यहाँ पर 00980 है अंतिम वाला, यहाँ एक ये गलती से छपा हुआ है। मुद्रण या लेखन की त्रुटि मान के चलिएगा 561 नंबर है तो उसको आप लिख दीजिएगा क्रमांक। तो इस प्रकार से जोड़ के तैयार कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो 5वां पॉइंट कैसे भरना है इम्पोर्टेंट है। तो 5वां पॉइंट भरने के लिए बहुत आसान है। मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, सीधे क्रमांक नंबर 3 पर कितने मतपत्र आए हुए हैं, क्रमांक 3 का कुल योग जो भी हो यहाँ पर उसको ले लेंगे और उसको लेने के बाद में क्या उसमें से घटाना है, क्रमांक 4 के कुल मत, नहीं 3 का ये रहेगा और 4 के जो कुल मत होंगे वो आपके रहेंगे क्रमांक 4 का यहाँ पर मतपत्रों के दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे 3 - 4 यानी कि घटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से उदाहरण में से दर्शाए। तो ये हमने जो निकाले थे अभी, जो क्रमांक नंबर 3 पर हमारे 59 मत आए थे, उसके बाद 3 हमारे रद्द मत आए थे, तो टोटल जब माइनस कर देंगे तो कितने आएंगे 56। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि जो मतपेटी है उसमें कितने मतपत्र डाले गए, 56 मतपत्रों को डाला गया। फिर नीचे 6 नंबर पॉइंट है मतपत्र लेखा का जो भाग 2 है वो मतगणना के समय गणना पर्यवेक्षक द्वारा भरा जाएगा, अतः भाग 2 आप द्वारा नहीं भरा जाएगा। तो इससे कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से आप मतपत्र लेखा को बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मतपत्र लेखा का भरना आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो अन्य शिक्षकों में, अन्य मतदान कर्मियों में से शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि
उनको भी मतपत्र लेखा को भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो।